नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मोहन राकेश जी द्वारा लिखी हुई कहानी परमात्मा का कुत्ता। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं कुछ संक्षिप्त सा परिचय मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश 1950 के दशक में हिंदी साहित्य की पत्रिका नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार थे, जिन्होंने उपन्यास, यात्रा, आलोचना, लघु स्मरण, नाटक आदि बहुत सारी कृतियों की रचना की है। मोहन राकेश एक प्रतिभापूर्ण नाटककार और उपन्यासकार थे। जैसे जैसे हम उनके प्रारंभिक कार्यों का अवलोकन करते हैं, वैसे वैसे हम उनके कार्यों में क्रमिक विकास पाते हैं। मोहन राकेश ने अपनी जीविका चलाने के लिए शिक्षण कार्य किया। कुछ सालों तक वह सारिका के संपादक भी रहे। उपन्यास शैली में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना होने वाला कलाद, कुछ प्रमुख कहानी संग्रह, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां आदि लिखी। वारिस तथा अन्य कहानियां प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। थिएटर की दुनिया में उत्साह पैदा करने वाले मोहन राकेश जी हैं। उन्होंने नाटक को उस समय निर्देशकों की पहली पसंद बना दिया था। आधे अधूरे नाटक तो मध्यम वर्ग के लोगों का ज्वलंत उदाहरण है। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। हिंदी का यह महान लेखक मोहन राकेश 3 जनवरी 1972 को इस संसार को छोड़कर परम सत्ता में विलीन हो गया। तो यह था कुछ संक्षिप्त सा परिचय मोहन राकेश जी का। अब आइए सुनते हैं उनकी कहानी परमात्मा का कुत्ता। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। एक दो व्यक्ति पगड़ियाँ सिर से नीचे रख कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखरे हैं। कुछ छोटे छोटे कुलचे वालों का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास छोटा सा क्यू लगा हुआ था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियाँ टाइप कर रहा था। उसके माथे से पसीना बहकर उसके होंठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियाँ लिए हुए झुके उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीश ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर का रट्टा लगा रहा था। ACAT कैट, BAT बैट, इसी तरह की पढ़ाई वह पढ़ रहा। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलों को दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते हुए रजिस्ट्रेशन ब्रांच से निकलकर दूसरी ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब लगा रहा था। कभी उसके होंठ हिलते, कभी सिर हिल जाता। सारा कंपाउंड सितंबर की खुली धूप में फैला हुआ था। चिड़ियों के कुछ बच्चे डाल से कूदने और फिर ऊपर उड़ने के प्रयास में लगे हुए थे। कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 साल की बुढ़िया जिसका सिर काँप रहा था और चेहरा झुर्रियों के जुंगल के सिवा कुछ नहीं लग रहा था, वह पूछने आई थी कि अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलाट हुई जमीन की हकदार है या नहीं। अंदर हाल में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा हो चाय पी रहे थे और ताज़ा बातें कर रहे थे। दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गज़ल समा या 20वीं सदी के किसी आंकड़े से चुराई गई है। अजीत साहब शेर व शायर तो थे ही, पहले कहे हुए शेर उनको अचानक याद आ जाते थे। सांवले चेहरे और घनी मूँछों वाले बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा और आसपास के सब लोगों के चेहरे खिल उठे और हंसी लगाने लगे। ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी गज़ल है, अजीत साहब ने अदालत में खड़े होकर हलफनामा देने के लिहाज से कहा। इससे पहले इसी वजन पर कोई और चीज़ कह दी हो तो वह बात दूसरी है। फिर से कहा लगा और फिर से शीशी की आवाज़ों के बीच में वह कहा दब गया। कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ देर वक्फा रहा, जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से दूसरे मेज के लिए एक्शन पर पहुंची। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हाल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वहाँ 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीत साहब आज जरा धीमी आवाज़ करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठ खड़ा हुआ और मुस्तैदी के साथ वापस आकर फिर अपनी जगह पे बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब मेज़ पर रखे हुए ढेरों कागज़ एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाला। लेटिशिया ब्लाडिस का लेख
जिसमें कि इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है, और वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय शल्य चिकित्सा के बारे में उनको पढ़ना था और उसका पेज उन्होंने खोल कर रख लिया था। तभी बाहर शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों में से 4 नए चेहरे आ शामिल हुए। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली और हाथ से पीछे की ओर टांगे फैलाकर बैठ गया। पगड़ी के सिरे की तरफ उसने जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और जवान लड़की को बैठा दिया। उनके पास खड़ा हुआ एक दुबला सा लड़का चारों ओर बड़े आश्चर्य से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगें धीरे धीरे पूरी खुल गई और आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि वह सारे कंपाउंड में उसकी आवाज़ सुनाई पड़े। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटनों पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है, 5 साल 10 साल सरकार फैसला करेगी। अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों यमराज को भी हमारे वक्त का इंतजार है। उधर वह वक्त पूरा हुआ, इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई। चपरासी की टांगें जमीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कसकर खड़े हो गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है। सालों जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलाट किया है उसकी जगह कोई दूसरी ज़मीन दे दो। मगर 2 साल से अर्जी यहाँ से वहाँ कमरे को नहीं क्रॉस कर पाई। वह आदमी अब जैसे मजमे में बैठकर तकदीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी को जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक अर्जी को जाने में वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो मैं आ गया हूँ। आज यहाँ पर जितना वक्त चाहिए ले लो। 7 साल की भुखमरी के बाद सालों ने ज़मीन दी है मुझे 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियाँ गाड़ूंगा। अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दो, लेकिन ज़मीन दे दो। अर्जी को दिए 2 साल हो गए। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपना हथियार ले आगे आया, माथे पर त्योरिया और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ उसके पास गया। ऐ मिस्टर, यहाँ से बाहर चल। उसके हथियार पूरी चोट कर रहे थे। मिस्टर, आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगें थोड़ी और चौड़ी करके बोला। मिस्टर, आज यहाँ का बादशाह है। मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता है। अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है, बेलाज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं, उसे किसी का हुक्म नहीं मानना है, समझे चपरासी बादशाह। अब तुझे पता चल जाएगा कि तुझे किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाहत निकल जाएगी। हाँ हाँ, बेलाज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी तो बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूँगा निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। यह मेरे भाई की विवाह है, उस भाई की जिसने पाकिस्तान में पकड़ा गया था और टांगों से चीर दिया गया था। मेरे भाई का लड़का है जो अभी तपेदिक का मरीज है। और यह मेरी लड़की है, भाई की लड़की, जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इस बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है इसकी। आज मैंने सबको बादशाही दे दी। ले आ, जाकर अपनी पुलिस को बुला ला और सबकी बादशाही निकाले। कुत्ता साला। अंदर से कई बाबू एक साथ बाहर आ गए। कुत्ता साला सुन चपरासी आपे से बाहर हो गया। वह तैस में आकर उसकी बाँह पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कौन है कुत्ता साला। मैं तुझे मार मार कर। और उसने अपने टूटे बूट की एक ठोकर दी। स्त्री डर के एक जगह खड़ी हो गई और लड़का एक तरफ खड़े होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने चपरासी से उस आदमी के पास से हटाया और चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। कमीना आदमी, दफ्तर में आकर गालियां देता है, अभी देखता हूँ तुझे। एक तुम ही नहीं, यहाँ सब के सब कुत्ते हैं। सब आदमी अपने कुत्ते हैं, सब के सब भौंकने वाले कुत्ता हैं और मैं भी कुत्ता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम सब लोग सरकार के कुत्ते हो और हम हमारे लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। और मैं हूँ परमात्मा का कुत्ता, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसी की तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर से आया हूँ। तुम सब लुटेरो हो, तुम पर भौंकना मेरा फ़र्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। जब तुम अजली बैर हो, कुत्ते का बैरी कुत्ता ही होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूँगा। तुम मेरा भौंकना नहीं बंद कर सकती। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, वह मेरे वाहे गुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद करोगे मैं वहाँ भौंकूँगा और भौंक भौंक कर तुम सब लोगों के कान फोड़ दूँगा। साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते,
बस करो बाबा, बस करो। एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, हम सब पर रहम खाओ और अपनी यह संत वाणी बंद कर दो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7 और मेरे बाप का नाम जो दिया हुआ तुम लोगों ने खा लिया है कुत्तों, अब यही नाम है मेरा। इसी दफ्तर का दिया हुआ 1226/7 हूँ मैं, और मेरा कोई नहीं है। मेरा यह नाम बस याद रख लो, अपनी डायरी में लिख लो, वाह गुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद यहाँ तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है या पहले मैं। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुँच जाएगा। सारे सालों की पढ़ाई लिखाई खर्च करके 2 लफ्ज़ ईजाब कर लिए हैं, शायद और तकरीबन। शायद अभी आपके कागज़ ऊपर चले गए हैं और तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डालो, तकरीबन से निकालो और शायद में कर दो। तकरीबन 4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पे छोड़ कर आया हूँ। मैं यहीं बैठूंगा और यहीं बैठा रहूँगा, यहीं मरूंगा। मेरा काम होना है तो आज ही होना है, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के गाहक यहाँ बहुत से लोग खड़े हैं, इन्हीं से ठगी करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक कर अंदर लौटने लगे। बैठा रहने दो साले को, बकता है तो बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है, लेट हिम बार्क हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट आया। मैं साले के दांत तोड़ देता, पर बाबू लोग हाकिम हैं, जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा। अरे बाबा शांति से काम लो, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसे चलते हैं, धौस नहीं चलती। भीड़ में से कोई एक उसे समझाने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म सब जगह चलता है। वह आदमी अपनी कमीज उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज बेलाज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर के सामने कमरे में जाएगा और वही नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा और वही बूटों की ठोकरें खा कर अपने प्राण दे देगा। लेकिन वह किसी से मिन्नत नहीं करेगा, किसी से पैसा नहीं मांगेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। वह वाहे गुरु की पूजा करता है बस। और इससे पहले कि वह अपने कहे को कि मैं परिणित करता, 1-2 आदमियों ने बढ़कर उसको तहमत की गांठ पर रखे हुए हाथ को पकड़ लिया। बेलाद बादशाह अपना हाथ छुड़ाने का संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आज़ादी दिलाई थी कि आज़ादी के साथ इस तरह संभोग करें, उनकी मिट्टी खराब करें, उनके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके की फाइलों में बांध कर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देख इन लोगों को समझ में नहीं आता। शर्म उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए, माथे पर त्योरियां और चढ़ाए हुए बीच में आकर बोले, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला, 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलाट हुआ। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर शाम को वहाँ पर जाकर मछलियाँ मारें, या फिर उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। ज़्यादा बकबक मत करो, अपना केस लाओ और मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आप ही के पास है। मेरे पास आपका अपना शरीर है और कपड़े हैं। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं इन्हें आज ही उतारे देता हूँ। इसीलिए बाकी रह जाएगा सिर्फ 1226/7 जो मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। ये बकवास बंद करो और मेरे साथ आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में चले गए। वह आदमी भी कमीज कंधे पर रखकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल से चक्कर लगा रहा था, किसी ने नहीं सुनी। खुशामदी करता रहा, किसी ने नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, पर किसी ने नहीं सुनी। चपरासी उसके लिए चिक उठा देता और वह कमिश्नर साहब के कमरे में चला जाता है। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं में बुलबुलाहट हुई। आधे घंटे बाद बेलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा और फिर बोला, चूहों की तरह बिटर देखने से कुछ नहीं होता है। भौंको, सबके सब भौंको, आपस में अपने आप भौंको। सालों के कान फट जाएंगे सुनते सुनते। भौंको सारे कुत्तों, तुम भी भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चे के साथ गेट पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो सलाह साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ, नल का पानी पियो, सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहयाई 1000 बरकत है। वह सहसा रुका और जोर से हंसा। यारों,
बेहयाई हजार बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास में मातमी वातावरण जो पहले से था और गहरा हो गया। धीरे धीरे भीड़ बिखर कर अपनी अपनी जगह पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने की कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले आया। अर्जी नवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का फिर अपना सबब दोहराने लगा। PEN पेन माने कलम, HEN हेन हेन माने मुर्गी। इसी तरह वह पढ़ता रहा। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी मोहन राकेश जी द्वारा लिखी हुई एक कालजयी कहानी परमात्मा का कुत्ता। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।